स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस एनसीईआरटी से अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अगर आप यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और घर बैठे इनकी तैयारी कर सकते हो। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए इन कॉलिंग नंबर्स पर कॉल कीजिए। फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए और यूट्यूब वीडियोस की नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पर मिलने के लिए आप हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस अध्याय की शुरुआत में हमें ये पोर्ट्रेट देखने को मिलता है। ये पोर्ट्रेट बनाया था 1848 में एक कलाकार ने। इस कलाकार का नाम था फ्रेडरिक सोरोयू। फ्रेडरिक सोरोयू ने दोस्तों ऐसे और 3 पोर्ट्रेट बनाए थे। एक तरह से इस पोर्ट्रेट की जो श्रृंखला थी, जिस श्रृंखला में 4 पोर्ट्रेट देखने को मिलते हैं, इसमें से पहला पोर्ट्रेट ये था। इस पोर्ट्रेट में अपने विचार इस पेंटर ने या इस आर्टिस्ट ने व्यक्त किए हैं, जिसके बारे में बात इस अध्याय की शुरू में कही गई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती है। आसमान में हमें देवता देखने को मिल रहे हैं। धरती पर हमें लोगों की एक लंबी कतार देखने को मिल रही है, जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ती जा रही है। और देवता इन्हें आकाश से, आसमान से ब्लेसिंग दे रहे हैं। राइट। तो इस तरीके की ये इमेज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और इस इमेज के माध्यम से दोस्तों काफ़ी कुछ बातें रखने का प्रयास किया गया है हमारे सामने, कि जो आइडिया है नेशन का, जो आइडिया है डेमोक्रेसी का, इसके बारे में उस समय यूरोप में किस तरह के लोगों के विचार थे। राइट। और ऐसा ही विचार था फ्रेडरिक सरायू का, जिन्होंने जिस विचार को उन्होंने अपने पोर्ट्रेट के माध्यम से व्यक्त किया था। आगे चलते हैं, फर्स्ट पॉइंट को स्टार्ट करते हैं, जो कि है दोस्तों फ्रेंच रिवॉल्यूशन और आइडिया ऑफ नेशन। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। फ्रांसीसी क्रांति पर हम एक वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं। क्लास 9 का अध्याय 1 हमने डिस्कस किया था, जिसका टाइटल ही था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। राइट। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या कुछ चीज़ें हुई थी दोस्तों, ये सब चीज़ें आई होप कि आपको पता है, बिकॉज इसके पहले ही इस पर हम एक वीडियो देख चुके हैं। राइट। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एग्जैक्ट क्या हुआ था, वहाँ का जो मोनार्क था, राइट, इनके हाथों से पावर अब ट्रांसफर की जा चुकी थी। एक तरह से देखा जाए तो फ्रेंच के नागरिकों के पास, फ्रांस के नागरिकों के द्वारा जो लोग चुन के भेजे गए थे, रिपब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, यही लोग अब डिसीजंस लेने वाले थे। एक तरह से देखा जाए तो मोनार्की अब यहाँ पर नहीं चलने वाली थी। तो दोस्तों, इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाने का काम किया लोगों के बीच में। अब ये लोग एक तरह से देखा जाए तो अपने आप को एक समझने लगे, इनकी एक आइडेंटिटी बनने लगी। ये फादरलैंड, द सिटीजन, ये जो शब्द थे, इन शब्दों पर एक तरह से देखा जाए तो ज़्यादा फोकस किया जाने लगा। राइट। और ये दोस्तों एक यूनाइटेड कम्युनिटी बन गई, जो यूनाइटेड कम्युनिटी एक इक्वल राइट को एंजॉय कर रही थी। और ये राइट इसे इसके कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए थे। पहले कैसा था, वहाँ पर 3 स्टेट हुआ करते थे। पहले स्टेट में पादरी वर्ग था, दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग था, तीसरे स्टेट में वो सभी लोग जो पहले और दूसरे स्टेट में नहीं हुआ करते थे। पहले और दूसरे स्टेट में जो लोग हुआ करते थे दोस्तों, इनके पास ज़्यादा पावर थी, इनके पास ज़्यादा संपत्ति थी, इनके पास ज़्यादा लैंड एरिया था। बट तीसरे स्टेट में जो लोग हुआ करते थे, इनकी संख्या बहुत थी, बट इनके पास काफ़ी चीज़ों की कमी थी। राइट। और इन्हीं को टैक्स भरना पड़ता था। अगर ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी अध्याय 1 में, क्लास 9 के। आई होप कि आपको याद होगा, फिर से रिवाइज कर लेते हैं थोड़े कम समय में। राइट। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आ गया, राजा की सत्ता चली गई। अब सत्ता लोगों के हाथों में आ गई। उन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को इक्वल राइट दिए। अब पहले वर्ग का हो या दूसरे वर्ग का आदमी हो, राइट, इनके अधिकार एक जैसे थे। ये एक इक्वल राइट इंजॉय कर रहे थे। राइट। तो देखा जाए दोस्तों, एक कॉमन कलेक्टिव आइडेंटिटी बनने की शुरुआत हो गई थी यहाँ से। ओके। तो एक नेशन बन रहा था। इसी में और भी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। उनका अपना एक नया फ्लैग बना, जो कि ट्राई कलर था, जिसमें 3 कलर थे। और इस फ्लैग ने रिप्लेस किया पुराने फ्लैग को, जो कि राजा का फ्लैग हुआ करता था। स्टेट जनरल, जो कि एक इलेक्टेड सभा हुआ करती थी दोस्तों, जिसे इलेक्ट करने का काम करते थे एक्टिव सिटीजन। अब ये एक्टिव सिटीजन कौन है? एक्टिव सिटीजन देखिए, उन सिटीजन को कहा गया जो सिटीजन ज्यादा टैक्स पे किया करते थे। तो एक तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो आ गया था, बट फ्रेंच रिवॉल्यूशन आने के बाद जो अधिकार लोगों को दिए गए, ये स्टेप बाय स्टेप मिलते गए, एकदम से नहीं दिए गए कि जैसे सारे के सारे जो एक निर्धारित एज के बाद के व्यक्ति है, ये वोट कर सकते हैं स्टेट जनरल के इलेक्शन में। ऐसा नहीं था। शुरुआत में सिर्फ उन्हीं लोगों को वोटिंग अधिकार दिए गए जो ज्यादा टैक्स पे किया करते थे। राइट। दोस्तों, इन्होंने अपना एक नया राष्ट्रगान, या यूं कहें कि जो राष्ट्रीय गीत होते हैं, या वो सभी चीजें जो राष्ट्र से संबंधित होती है, वो वहां पर बनने लगी। अब राष्ट्र तो बन गया, या राष्ट्र बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई, बट राष्ट्र चलेगा कैसे, इसके लिए एक सिस्टम होता है। राइट दोस्तों। तो वहां पर एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया, और न्यू यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए। यूनिफॉर्म लॉज फॉर्मुलेट किए गए सभी नागरिकों के लिए।
राइट। जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जैसी चीज़ें थी इन्हें अबॉलिश कर दिया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम्स बनाए गए दोस्तों वेट्स के लिए और मेजर्स के लिए, और इन्हें अडॉप्ट भी कर लिया गया। ये बहुत ज़रूरी भी थी अगर देखा जाए तो, बिकॉज देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का सिस्टम था। फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर में कितना पानी आता है आपको पता है, कितना ml पानी आता है, बट कि कहीं आपको इतना ml मिल रहा है, कहीं आपको इतना ml मिल रहा है, और कहाँ 1 लीटर जा रहा है, पैसे भी अलग अलग तरह से चार्ज किए जा रहे हैं। तो काफ़ी परेशानियां लोगों को हुआ करती थी। तो मेजर्स और वेट का एक कॉमन सिस्टम भी, एक यूनिफॉर्म सिस्टम भी डेवलप कर लिया गया था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले काफ़ी सारे रीजन में जो अलग अलग रीजन थे, इस रीजन में रहने वाले काफ़ी सारे लोग अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल किया करते थे। इन्हें डिस्करेज किया गया और इनकरेज किया गया फ्रेंच इस लैंग्वेज को, राइट। फ्रेंच इस लैंग्वेज को कॉमन लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के बाद फ्रांस एक तरह से राष्ट्र बन रहा था, राइट। इसीलिए तो कहा गया है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। अब देखिए फ्रांस में दूसरी चीज़ें क्या होती है इससे जुड़ी हुई। फ्रांस के जो रिवॉल्यूशनरीज थे इन्होंने आगे ये बात भी डिक्लेयर की कि फ्रांस का ये मिशन है, यहाँ पर रिवॉल्यूशन आ चुका है, यहाँ के लोगों को उनके अधिकार मिल चुके हैं, पर यूरोप में दूसरी जगह जिन लोगों को ऐसे अधिकार नहीं मिले हैं उन लोगों को उनके अधिकार मिलने चाहिए। इसके लिए फ्रांस कोशिश करेगा, इसके लिए प्रयास करेगा, आवश्यकता पड़ने पे युद्ध भी किया जाएगा। और ऐसा ही होता है। हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली, यहाँ पर इनके कैंपेन चलाए जाते हैं, फ्रेंच आर्मीज जाती है, उस एरिया को जीतती है। और 1790s में ये सब घटनाएं घट रही थी, अलग अलग जेकोबियन क्लब बन रहे थे, राइट। तो दोस्तों ये जो रिवॉल्यूशनरीज थे एक तरीके से इन्होंने एक रिवॉल्यूशनरी वॉर छेड़ दी। फ्रेंच आर्मीज ने काफी सारा एरिया कैप्चर किया, काफी सारा एरिया जीता, और जो जीता हुआ एरिया था जहां पर ये जा रहे थे तो ये आइडिया ऑफ नेशनलिज्म के साथ जा रहे थे। नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड करने का काम कर रहे थे। और दोस्तों जीते हुए एरिया पर ये रिफॉर्म्स लाने के भी रिफॉर्म्स भी ला रहे थे, सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का काम कर रहे थे। अब देखिए नेपोलियन आ चुके थे, नेपोलियन अब वहां पर रूल कर रहे थे फ्रांस में, और ये नए कैंपेन चला रहे थे, यूरोप के अलग अलग एरिया को जीतने का ये काम कर रहे थे। देखिए दोस्तों नेपोलियन के आने के बाद क्या बदलाव आया कि जो एस्टेट जनरल या जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था एक तरीके से इसे नुकसान हुआ, राइट। नेपोलियन के आने से फ्रांस की डेमोक्रेसी का नुकसान हुआ, एक तरीके से वो डिस्ट्रॉय हो गई। बट नेपोलियन के आने का फायदा क्या हुआ? नेपोलियन के आने का फायदा ये हुआ दोस्तों कि नेपोलियन के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए गए ये रिवॉल्यूशनरी साबित हुए। बाद में जाकर ये रिफॉर्म रिवॉल्यूशनरी साबित हुए, और इन रिफॉर्म्स ने पूरा क्या पूरा सिस्टम बदलने का काम किया। और इस रिफॉर्म्स के लिए इस रैशनल और एफिशिएंट रिफॉर्म के लिए ही दोस्तों नेपोलियन को आज भी याद किया जाता है। नेपोलियन ने सिविल कोड 1809 में इंट्रोड्यूस किए। इन्हीं कोड को नेपोलियन कोड भी कहा जाता था। भाई ये कोड क्या थे? इन कोड में काफ़ी सारी चीज़ें, जो राइट्स होते हैं या जो अधिकार होते हैं इंडिविजुअल्स के, क्या कुछ चीज़ें उन्हें फॉलो की जानी चाहिए, ये ऐसी चीज़ें हुई होंगी कि जैसे जन्म के साथ ही इन्हें कुछ अधिकार मिलते हैं, लॉ के सामने सभी लोग इक्वल होंगे, सभी लोगों के पास अपनी प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है, राइट। और जो भी रीजन फ्रेंच के कंट्रोल में था उस रीजन पे ये कोड लागू कर दिए गए। तो देखा जाए दोस्तों तो डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, यहाँ पर नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सिंप्लीफाई करने का काम किया, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश करने का काम किया। यहाँ के जो पेजेंट्स थे, राइट, जो मोनार्कल रूल के अंदर या मोनार्क जब रूल किया करते थे इस एरिया पर, तो जिस तरीके की प्रॉब्लम्स पेजेंट फेस कर रहे थे, राइट, इन्हें रिड्यूस किया गया। एक तरह से देखा जाए दोस्तों तो हर एरिया में रिफॉर्म्स किए गए। जो पहले रेस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी इन रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के काफ़ी अच्छे साधन इंट्रोड्यूस किए गए। हम ऐसा नहीं कहेंगे, उन्हें इम्प्रूव किया गया, राइट। पहले जो एग्जिस्टिंग चीज़ें थी उसे इम्प्रूव किया गया ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के एरिया में। पेजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर और नए बिजनेसमैन अब दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो नई फ्रीडम इंजॉय कर रहे थे। बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल जो प्रोड्यूसर्स थे, जो अलग अलग तरह के गुड्स बनाया करते थे, राइट, ये लोग कॉमन यूनिफॉर्म लॉज होने के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे दोस्तों, और इन्हें बिजनेस करने में, व्यवहार करने में ज़्यादा परेशानी फेस नहीं करनी पड़ी। कॉमन नेशनल करेंसी ने काफ़ी एक तरीके से चीज़ों को सरल बनाने का काम किया, और गुड्स और कैपिटल की मूवमेंट पहले के मुकाबले आसानी से होने लगी एक जगह से दूसरी जगह पर, राइट। जो एरिया कंकर्ड किया गया था, जो एरिया जीता गया था, वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन था ये भी तो देखना होगा। वहाँ के लोगों का रिएक्शन हमें मिक्स रूप में देखने को मिलता है। मिला जुला रिस्पॉन्स था लोगों का फ्रेंच रूल के प्रति।
शुरुआती समय में फ्रेंच आर्मीज को लोग वेलकम किया करते थे और फ्रेंच आर्मीज को एक ऐसी आर्मी के रूप में देखा करते थे जो उन्हें लिबरेट करने के लिए आई है, जो उन्हें एग्जिस्टिंग मोनार्कल रूल से आज़ादी दिलाने के लिए आई है। बट लोगों का ये जो उत्साह था अबाउट फ्रेंच आर्मीज, अबाउट नेपोलियन, ये ज़्यादा समय तक नहीं रहा और दोस्तों ये इंतसियाज़म एक तरह से देखा जाए तो धराशायी हो गया। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट एक साइड हो गया और पॉलिटिकल फ्रीडम दूसरे साइड हो गया। ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चलने लगी ना, इस वजह से लोगों का एक तरह से क्या कहते हैं, निराशा या अपेक्षा भंग हो गई, ऐसा हम कह सकते हैं हमारे मराठी में। ऐसा क्यों हुआ भाई? टैक्स इंक्रीज किया गया, सेंसरशिप को लागू किया गया, राइट। फ्रेंच आर्मी में जो रिक्रूटमेंट की जाती थी, अब जिस जिस एरिया पे जा रहे हैं दोस्तों, पॉसिबल नहीं कि फ्रांस से ही आर्मी बुलाई जाएगी, वहां से नए मतलब लोकल लोगों को भर्ती भी कराया जाता होगा, और अगर वो नहीं भर्ती होते तो उन पर ज़बरदस्ती भी होती होंगी, राइट। तो देखा जाए तो जो एडवांटेज थे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के, ये होते हुए भी लोग एक तरह से इनके प्रति अब नाराज भी रहने लगे थे। दूसरा पॉइंट, पहले पॉइंट में हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। अब हमारे पास सेकंड पॉइंट है, यह है दोस्तों यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखिए, मिड 18 सेंचुरी में यूरोप कैसा था? मिड 18 सेंचुरी में यूरोप में नेशन स्टेट नाम की कोई चीज नहीं थी, जैसी आज हमें देखने को मिलती है। जैसे कि आज वहां पर जर्मनी है, इटली है, स्विट्जरलैंड है, ये सब अलग अलग देश है, राइट। इनकी अपनी अलग आइडेंटिटी है, ओके। बट दोस्तों मिड 18 सेंचुरी में यहाँ पर ऐसा नहीं था। ये इन देशों पर या इन एरियाज पर जहाँ पर आज हमें जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड देखने को मिलते हैं, अलग अलग किंगडम हुआ करते थे और इन किंगडम्स के जो राजे रजवाड़े थे ये यहाँ पर रूल किया करते थे, इनकी अपनी ऑटोनॉमस टेरिटरी हुआ करती थी, राइट। तो देखा जाए तो ईस्टर्न और सेंट्रल एरिया में कौन रूल किया करता था? तो देखिए यहाँ पे ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज हुआ करती थी, और वेस्ट एरिया पे कौन रूल किया करता था, ये सब चीजें यहाँ पर मेंशन की गई है, इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर काफी डाइवर्सिटी थी बट अंडर द डिफरेंट रूलर्स। फॉर एग्जांपल ये एक इलाका हो गया, आज ये यूरोप का एक देश बन चुका है, बट अगर हम मिड 18 सेंचुरी में जाते हैं तो यहाँ पर एक राजा था, 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 ऐसे अलग अलग यहाँ पर राजे रजवाड़े हुआ करते थे और ये अपना रूल कर रहे थे और ये मोनार्की या ऑटोक्रेटिक रेजिम के रूप में काम कर रहे थे। देखा जाए तो लोगों में कॉमन कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, तो कहाँ से कॉमन फ्यूचर होगा? कहाँ से कॉमन फ्यूचर के बारे में ये सोचेंगे? अलग अलग भाषाएं ये लोग बोला करते होंगे, इनकी अलग अलग एथनिक आइडेंटिटीज हुआ करती होंगी, राइट। तो पॉलिटिकल यूनिटी ऐसे में प्रमोट करना आसान नहीं होता, ये टास्क काफी डिफिकल्ट हो जाता है जब स्थितियां ऐसी होती है। तो विपरीत स्थितियों के में काम करना हमेशा मुश्किल ही होता है, राइट। बट एक चीज थी जो इन्हें कॉमन बनाया रखती थी। जैसे कि सपोज ये एरिया है, दिस इज जहाँ पर मैं सर्कल बना रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ के जो लोग हैं ये अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग इतने ग्रुप से आते हैं, इनके ट्रेडिशन कल्चर डिफरेंट है, बट इनका राजा तो एक है ना। तो ये इनका राजा एक है, ये चीज इन्हें एक तरीके से कॉमन टाइज में बांध कर रखा करती थी। फिर ऐसी स्थितियों में मिड 18 सेंचुरी में जब यूरोप ऐसा था, तो ऐसे में दोस्तों वहां पर नेशनलिज्म कैसे आया, वहां पर नेशन स्टेट की कंसेप्ट किस तरह से इमर्ज होकर आई, इसके बारे में बात करते हैं आगे। या देखा जाए तो इसी का आंसर देखते हैं। इसके आंसर में कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि कुलीन वर्ग और नया जो उभर रहा था मध्यम वर्ग। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे दोस्तों कि उदारवादी राष्ट्र का अर्थ क्या होता है आखिरकार, और अलग अलग लोगों के लिए इसके अलग अलग मायने हो सकते हैं, बिकॉज उदारवाद तो एक शब्द ही है। 1815 के बाद क्या चीजें वहां पर देखने को मिली और क्रांतिकारियों ने कैसे काम किया, राइट। तो ऐसे 4 पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिन 4 पॉइंट्स में हमें यह आंसर मिलेगा कि किस तरह से नेशनलिज्म आता है यूरोप में, कैसे वहां पर नेशन स्टेट इमर्ज होते हैं। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। द अरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास, कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। सोशली और पॉलिटिकली यहाँ पर कुलीन वर्ग का वर्चस्व था यूरोप कॉन्टिनेंट में। इन लोगों का अगर कुलीन वर्ग में रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में बात करें दोस्तों, तो इनका रहन सहन एक जैसा रहता होगा, इनके पास प्रॉपर्टीज हुआ करती होंगी, राइट। और इनके पास दोस्तों दूसरों के मुकाबले ज़्यादा प्रॉपर्टीज थी, इनके पास बड़े बड़े घर थे। इनके डिप्लोमेसी के लिए या इनके बीच में जो बातचीत हुआ करती होंगी, फ्रेंच भाषा का यूज़ किया करते थे, राइट। और दोस्तों इनके बीच में मैरिटल रिलेशंस भी थे, संबंध भी थे, शादियां भी हुआ करती होंगी, तो इनके बीच में कॉमन टाइज भी थे। तो ये लोग पावरफुल थे, बट नंबर में अगर हम देखा जाए तो ये लोग कितने थे? ये काफी कम थे, राइट।
वेरी स्मॉल इन नंबर, न्यूमरिकली अ स्मॉल नंबर, काफ़ी छोटा नंबर था अगर हम नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो फिर दोस्तों ज़्यादा नंबर किसका था? ज़्यादा पॉपुलेशन किसानों की थी, ज़्यादा पॉपुलेशन मजदूरों की थी, राइट। और इन किसानों में भी दोस्तों ज़्यादातर वो किसान थे जिनके पास काफ़ी कम ज़मीन थी, या वो किसान थे जो भाड़े पट्टे पर लेके किसानी किया करते थे। तो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में अगर हम देखें तो जो लैंड होल्डिंग का पैटर्न हमें देखने को मिलता है ये बिल्कुल अलग है अगर दूसरे इलाकों में देखें। ओके, तो पहले बात करते हैं वेस्ट की। दोस्तों वेस्टर्न में, in western and parts of central Europe, the growth of industrial production and trade mean the growth of town and emergence of commercial classes whose existence was based on the production for the market। देखिए वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में क्या होता है, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ पे डिपेंडेंट रहने वाले लोग ज़्यादा थे। जिस तरीके से इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी उसी तरीके से ये लोग भी डेवलप हो रहे थे। तो ये एक तरह का कमर्शियल क्लास था जिसका इमरजेंस यूरोप में हो रहा था। बिकॉज आपको तो पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत यूरोप में होती है। और दोस्तों कब होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत यूरोप में? मिड 18th सेंचुरी में, या यूँ कहे कि 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में इसकी शुरुआत इंग्लैंड में हो चुकी थी। बट फ्रांस में और पार्ट्स ऑफ जर्मनी में इसकी शुरुआत कब हुई? ये ड्यूरिंग 19th सेंचुरी हुई। तो आधी सेंचुरी का डिफरेंस हमें इंग्लैंड में और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में देखने को मिलता है। इस वजह से इंग्लैंड काफी आगे चला गया था एज कम्पेयर टू दी अदर यूरोपियन कंट्रीज, राइट। तो भाई नए सोशल ग्रुप्स भी इमर्ज होकर आए, नए सोशल ग्रुप्स भी बनने लगे। ये सोशल ग्रुप्स थे वर्किंग क्लास के, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, मिडिल क्लास में रहने वाले लोग, और इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, या जो कोई अपना एक प्रोफेशनल काम करते हैं ऐसे लोग हो गए। तो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में जो लोग बढ़ रहे थे, राइट, यहाँ पर हमें अलग अलग ग्रुप्स देखने को मिल रहे थे टिल 19th सेंचुरी। ये लोग एजुकेटेड थे, ये लिबरल मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले थे। ये जो आइडिया है दोस्तों नेशनल यूनिटी का, ये लोग इसमें एक तरह से विश्वास रखने वाले थे। बिकॉज इन्हें पता था कि एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस जो पॉपुलर हो चुकी है यूरोप में, जब तक ये यहाँ से नहीं हटती तब तक सभी लोगों को एक एक समान रहने का अधिकार नहीं मिलता। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने ये है दोस्तों सॉरी दोस्तों, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? भाई लिबरल नेशनलिज्म का अर्थ क्या है? लिबरल उदारवादी राष्ट्र के मायने के आखिरकार क्या है? तो देखिए, जो नई नेशनल यूनिटी होती है, ये जो आइडिया है नेशनल यूनिटी का, जो आइडिया है ये हमें अर्ली 19th सेंचुरी में देखने को मिलता है यूरोप में। बट ये आइडिया क्लोजली रिलेटेड है दोस्तों लिबरलिज्म से। लिबरलिज्म ये शब्द आया कहाँ से आखिरकार? ये एक लैटिन रूट का शब्द है, लिबर से बना हुआ है, जिसका अर्थ है फ्री। तो जो नया मिडिल क्लास था ये लिबरलिज्म में विश्वास रखने वाला था। ये इंडिविजुअल की फ्रीडम्स चाहता था, हर इंडिविजुअल के लिए हर इंडिविजुअल के लिए एक इक्वलिटी चाहता था, इक्वलिटी बिफोर द लॉ चाहता था। पॉलिटिकली देखा जाए दोस्तों, तो एक तरह से देखा जाए तो गवर्नमेंट कॉन्सेंट होनी चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, ये ऐसा चाहते थे, पॉलिटिकली फ्रीडम चाहते थे अपने लिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने लिबरलिज्म को एक तरह से कैसे परिभाषित किया, या लिबरलिज्म को कैसे मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ है, यहाँ पर लोगों ने लिबरलिज्म को कैसे समझा? देखिए इनके लिए वहाँ पर लिबरलिज्म एक इस तरह से था कि जो एरिस्टोक्रेटिक रूल था, एरिस्टोक्रेटिक रूल को एक तरह से डिस्ट्रॉय किया गया। और दोस्तों यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म से चीज़ें स्टार्ट करना शुरू हुई, राइट। इन 18th सेंचुरी लिबरल ऑल्सो स्ट्रेस इनवेलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखिए प्राइवेट प्रॉपर्टी पर भी लिबरल्स बात करने लगे थे मिड 19th सेंचुरी में, सॉरी, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, राइट। अब यहाँ पर इक्वलिटी बिफोर लॉ अगर हम देखें तो दोस्तों यूनिवर्सल ये स्टैंड करता है यूनिवर्सल सफरेज के लिए, कि सभी लोग समान हैं। और इसका पहला पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हमें फ्रांस में ही देखने को मिलता है, जहाँ पर एक तरह की लिबरल डेमोक्रेसी थी। इस डेमोक्रेसी में दोस्तों राइट टू वोट था। बट ये राइट टू वोट शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया गया था जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी, ज़्यादा प्रॉपर्टी हुआ करती थी, जो लोग ज़्यादा टैक्स दिया करते थे। बट जैसे जैसे समय बीता ये अधिकार सब लोगों को दे दिया गया। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड वुमन वेयर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट। भाई जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं है, महिलाएं, महिलाओं को, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शब्द महिलाएं है, यहाँ पे प्रॉपर्टी मैटर नहीं करती है। जिन लोगों के पास, जिन पुरुषों के पास प्रॉपर्टी नहीं है उन्हें अधिकार नहीं होगा, और महिलाओं को तो अधिकार ही नहीं होगा, राइट। फिर क्या होता है दोस्तों, जैकोबियन गवर्नमेंट आती है। जैकोबियन गवर्नमेंट जब बनती है तो ये सभी को अधिकार दे देते हैं, बट ये ज़्यादा समय तक नहीं रहते हैं।
राइट। फिर क्या होता है, नेपोलियन आते हैं। नेपोलियन अपने नेपोलियनिक कोड्स लेकर आते हैं, जो कि सिविल कोड थे। सिविल कोड जो इंट्रोड्यूस किए गए थे इनके द्वारा 1804 में, राइट। अब इस सिविल कोड से क्या हुआ, जो सफरेज है जो इसे लिमिटेड कर दिया गया, महिलाओं के अधिकार रिड्यूस कर दिए गए, उन्हें एक तरह से माइनर बना दिया गया, जो उनके पति और पिता इनके सब्जेक्ट्स के रूप में ही रही। थ्रू आउट 19 सेंचुरी में दोस्तों और अर्ली 20th सेंचुरी में महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए काफ़ी संघर्ष किया, और यही संघर्ष ही था जिस वजह से उन्हें यूरोप में वो अधिकार दिए गए, राइट। आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं कि लिबरलिज्म को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू हम कैसा देख सकते हैं। जो लोग इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे इनके लिए लिबरलिज्म क्या अर्थ लेकर आता है। तो देखिए दोस्तों, फ्री मार्केट मार्केट होना चाहिए, मार्केट में फ्रीडम होनी चाहिए, राइट। स्टेट के द्वारा जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है ट्रेड पर, इसे अबॉलिश किया जाना चाहिए, जिससे गुड्स और कैपिटल की मूवमेंट आसानी से हो सके। और ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑन द इमर्जिंग मिडिल क्लास। और 19th सेंचुरी के समय पर मिडिल क्लास के द्वारा ये एक बड़ी डिमांड थी। ऐसी कंडीशंस, जो कंडीशन एक तरह से ऑब्स्टेकल के रूप में दिखाई देती है इकोनॉमिक एक्सचेंज के बीच में, इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में, ऐसे ऑब्स्टेकल्स को दूर किया जाना चाहिए, ऐसा मानना था, ऐसी डिमांड थी। जो नए कमर्शियल क्लासेस उभर कर आ रहे थे इनकी, इन लोगों का आर्ग्यूमेंट क्या था दोस्तों, हु आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। अला एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी होनी चाहिए, इकोनॉमिक टेरिटरी, यहाँ पर ये शब्द है, अलाउिंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट्स ऑफ गुड्स पीपल एंड कैपिटल, जो दोस्तों लोगों को, वस्तुओं को और पैसे को एक तरह से इनकी मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करने का काम ना करे। तो 1834 में कस्टम यूनियन बनाया गया, राइट। कस्टम यूनियन बनाया गया दोस्तों, और ये इनिशिएटिव पर्शिया के द्वारा लिया गया था, और इसमें ज़्यादातर जर्मन स्टेट्स ने इसे ज्वाइन किया था, कस्टम यूनियन को, जोवेरेन। इसमें क्या किया गया दोस्तों, इस यूनियन ने जो टैरिफ बैरियर्स है इन्हें अबॉलिश करने का काम किया। और जो नंबर ऑफ करेंसीज वहाँ पर चलती आ रही थी, ये तकरीबन 30 या 32 हुआ करती थी, इसे 2 में ये लोग रिड्यूस कर गए, राइट। जो कि एक अच्छा कदम था, बिकॉज कहाँ पे 30 करेंसीज के साथ डील करना व्यापारियों को, और कहाँ पर 2 करेंसीज के साथ, राइट। द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू द नेशन, नेशनल यूनिफिकेशन। अब देखिए दोस्तों, जो रेलवे का नेटवर्क बनाया गया था ना, इस रेलवे के नेटवर्क ने क्या किया कि जो ट्रांसपोर्ट का काम था ये ज़्यादा कम समय में मतलब पहले के मुकाबले आसानी से किया जाने लगा, राइट। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना ईजी था, और व्यापार में इसका काफ़ी लाभ हुआ। अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट ग्रोविंग एट द टाइम। और इसी समय पे दोस्तों, ये जो उस समय उस टाइम की हम बात कर रहे हैं, वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, तो ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म की जो वेव थी, इस वेव ने नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को ग्रो होने में एक तरह से मदद ही की। आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट देखते हैं, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। भाई 1815 के बाद का रूढ़िवाद। अब नेपोलियन हार चुके थे युद्ध, कब हारे थे, 1815 में हारे थे, बट हराया किसने था। चलिए किन लोगों ने मिलकर हराया था इनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, नेपोलियन को जिन लोगों ने मिलकर हराया था, तो इसके बाद एक संधि भी होती है, राइट। ट्रीटी ऑफ वेना, जो कि 1815 में ही हुई थी। और इस ट्रीटी ऑफ वेना के अंतर्गत नेपोलियन के द्वारा जो कुछ बड़े चेंजेस किए गए थे, जो ये लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे, इन्हें पहले जैसा ही कर दिया गया था, राइट। Following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by the spirit of conservatism। और नेपोलियन के युद्ध हारने के बाद जो रूढ़िवाद जो है ये एक तरह से फिर से जोर पकड़ने लगा था, रूढ़िवाद फिर से उठ रहा था यूरोप में। कंजर्वेटिव्स का अपना मानना था दोस्तों कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं स्टेट के, सोसाइटी के, जैसे कि चर्च, मोनार्की, सोशल हरारकी, प्रॉपर्टी और फैमिली, ये प्रिजर्व किए जाने चाहिए, राइट। ये प्रिजर्व किए जाने चाहिए, ऐसा इनका विश्वास था। ज़्यादातर जो कंजर्वेटिव्स थे, ये कंजर्वेटिव्स एक तरह से देखा जाए तो प्री रिवॉल्यूशनरी डेज वाली सोसाइटी आज नहीं चाहते थे। ऐसा नहीं कि पहले जिस तरीके का सिस्टम था वैसा सिस्टम अब कर दिया जाए, राइट। दोस्तों, उन्हें पता था कि नेपोलियन के द्वारा जो बदलाव लाए गए, जिसके हिसाब से जिन बदलाव का हमें असर ये देखने को मिला कि एक तरह से मॉडर्नाइज हुई वो सोसाइटी,
तो इन मॉडर्नाइजेशन से फ़ायदा ही हुआ है। इन मॉडर्नाइजेशन से जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये स्ट्रेंथन ही होते हैं, जैसे कि मोनार्की। इट कुड मेक द स्टेट मोर पावर, मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। तो इसी से क्या होगा दोस्तों, जो स्टेट है ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा, इसके पास एक तरह से स्ट्रांग होगा, ज़्यादा पावर आएगी। इस लाइन को देखिए, अ मॉडर्न आर्मी, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अ डायनामिक इकोनॉमी एंड द अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम कुड स्ट्रेंथन द ऑर्थोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। इन सब चीज़ों ने दोस्तों ऑर्थोक्रेटिक मोनार्की जो थी यूरोप की, इन्हें स्ट्रेंथ करने का काम किया। कौन कौन सी चीज़ों ने? एक तो मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी। भाई आर्मी अच्छी होंगी तो मोनार्क अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगा ना। ब्यूरोक्रेसी अच्छी होंगी तो जो उसका कंट्रोल होता है दूसरी चीज़ों पे, अब आर्मी तो सुरक्षा करने का काम करती है ना, बट अदर दूसरी थिंग होती है ये सही से रहेंगी। डायनामिक इकोनॉमी होंगी तो प्रॉफिट होगा, लोग खुश रहेंगे, राइट। और जो फ्यूडलिज्म है, सर्डेम्स है, इन्हें अबॉलिश किया जाएगा तो दोस्तों इससे भी एक तरीके से चीज़ें बेहतर ही होंगी। तो ऑर्थोक्रेटिक मोनार्कीज जो होती है ना, ये यूरोप में एक तरह से स्ट्रेंथ हुई इन सब मेजर्स से। 1815 में क्या हुआ? रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोपियन पावर्स। भाई यूरोपियन पावर के रिप्रेजेंटेटिव्स कौन कौन सी यूरोपियन पावर? ब्रिटेन, रशिया, प्रशा और ऑस्ट्रिया। चार देश है यहाँ पर, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। ये लोग कलेक्टिवली मिलकर हराते हैं नेपोलियन को। ठीक है दोस्तों, नेपोलियन को डिफीट किया गया था 1815 में। और यहाँ पर हमें इन अलग अलग आइडेंटिटी, जिनके पास अपने अलग अलग नेशन आइडेंटिटी थी, इन लोगों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ये हुआ था 1815 में। आपको पता है पहली वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुई थी दोस्तों? ये शुरू हुई थी 1914 में, तकरीबन इसी से 99 ईयर्स के बाद। तो ये क्यों हुई थी? ग्रुपिंग्स थी, ट्रिटीज थी, राइट। और काफ़ी सारे रीजंस थे इसके पीछे, बट इसके ऐसे ग्रुप बनना काफ़ी पहले शुरू हो चुके थे और ये हुए थे। इसका हमें यहाँ पर एग्जाम्पल देखने को मिलता है 1815 में, जब इन लोगों के ग्रुप ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। तो दोस्तों नेपोलियन को हराने के बाद जो वेना में ये लोग मिले, वहाँ पर जो बातचीत हुई, जो ट्रिटी हुई, जिसे ट्रिटी ऑफ वेना के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर नेपोलियन ने जो कुछ बड़े बदलाव इंट्रोड्यूस किए थे, इन बदलावों को जो इन्हें पसंद नहीं थे, फिर से जैसे कि वैसे कर दिया गया। बदलाव में क्या किया गया? नेपोलियन कहाँ से थे? फ्रांस से थे, राइट। दोस्तों जो बर्बोन डायनेस्टी हुआ करती थी फ्रांस में, इसे फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया गया, फिर से इसकी पावर इसके हाथों में दे दी गई, इसके पावर को रिस्टोर करने का काम किया गया। फ्रांस ने जो टेरिटरीज जीती थी, राइट, और युद्ध में जो वो टेरिटरीज हार चुका था, बट नेपोलियन के अंडर जो उसने जीती थी, फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। तो भाई जिन टेरिटरीज को फ्रांस ने नेपोलियन के कैंपेन की वजह से जीता था, वो उसे गंवानी पड़ी। अब देखिए दोस्तों, जो फ्रांस था, फ्रांस के जो सराउंडिंग है, जो फ्रांस के नेबर्स होंगे, नेबर राष्ट्र होंगे, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखा गया कि यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स बनाए गए, सीरीज ऑफ स्टेट्स बनाए गए, जिससे क्या हो सके कि फ्रांस इजीली फिर से एक तरह से अपनी पावर बढ़ा ना सके और एक्सपांशन का कैंपेन स्टार्ट ना कर सके। Thus, the Kingdom of Netherlands, which included Belgium, was set up in the north and Geneva was added to the Parliament in the south। देखा जाए दोस्तों, इस बात का एहतियात यहाँ पर रखा गया था। दिस इज द फ्रांस। अब देखिए यहाँ पर आपको सब कुछ फिर से रीऑर्गेनाइज करना है। तो आप रीऑर्गेनाइज करते समय चीज़ों को ऐसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो कि फ्रांस का जो नेबर होगा ये एक नहीं होगा, राइट। यहाँ पर आपको डिफरेंट स्टेट्स होने चाहिए, जिससे ये आसानी से अगर फिर से एक्सपांशन करना चाहे अपने एरिया को, तो ना कर पाए। पर्शिया को काफ़ी इंपॉर्टेंट टेरिटरीज मिली दोस्तों इस ट्रीटी के हिसाब से, इस ट्रीटी की वजह से। ऑस्ट्रिया को भी नॉर्दर्न इटली का कुछ हिस्सा मिला। और जर्मन कॉन्फेडरेशन के जो 39 स्टेट्स बनाए गए थे नेपोलियन के द्वारा, इसे किसी भी तरह से नहीं बदला गया, ये अनटच रहे। ये 39 स्टेट जिसे बनाने का काम किया था नेपोलियन ने ड्यूरिंग द वॉर, ड्यूरिंग हिज कैंपेन, ये ऐसे के ऐसे ही रहे। इन द ईस्ट इलाकों में क्या हो रहा था? रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड विथ प्रुशिया, with Prussia was given a portion of सोनोक्सी। तो भाई रशिया को पोलैंड का कुछ इलाका दिया गया और पर्शिया को सोनोक्सी का कुछ इलाका दिया गया। अब इसके पीछे मेन इंटेंशन वही था कि जो मोनार्कीज है ये इन इलाकों में फिर से रिस्टोर की जा सके, राइट। जिन मोनार्की को ओवरथ्रो करने का काम किया था नेपोलियन के कैंपेन ने।
दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो एक फिर से कंजर्वेटिव ऑर्डर डेवलप होना स्टार्ट हो चुका था यूरोप में। अब ये जो रिजीम 1815 के वेना ट्रीटी की वजह से बन रहे थे, ये फिर से ऑटोक्रेटिक थे। ये लोग अब क्रिटिसिज्म टॉलरेट नहीं कर सकते थे, ये डिसेंट नहीं चाहते थे, राइट। जो सोशल एक्टिविटीज़ होती है इनके अगेंस्ट, या ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे इनके सत्ता पर सवाल उठाए जाते हैं ना, इन्हें ये कर्व करने का काम कर रहे थे। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट हो चुकी थी। सेंसरशिप्स के जो लॉज होते थे ये इंट्रोड्यूस किए गए, राइट। न्यूज़पेपर, बुक, प्ले, सॉन्ग्स, ये सब चीज़ों पे दोस्तों इस सेंसरशिप लॉ का इन सब चीज़ों पे प्रभाव पड़ा। जो लिबर्टी के आइडियल्स थे, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से एसोसिएटेड थे, राइट, इन्हें भी एक तरह से दूरी रखा गया। द मेमोरी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉनथलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल। बट लोगों को तो पता था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन किस तरह से हुआ था। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की यादें लोगों को अभी भी इंस्पायर कर रही थी। अब एक मेजर इशू के यहाँ पे बारे में हम बात करते हैं। वन मेजर इश्यूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। अब देखिए दोस्तों, ये इन्होंने सेंसरशिप के लॉ इम्पोस्ट कर दिए। इन लोगों ने, इन नए ऑटोक्रेटिक रेजिम ने, जो कि 1815 के बाद बने थे। अब जो लोग लिबरल नेशनलिस्ट थे या नेशनलिज्म में और लिबरलिज्म में यकीन रखा करते थे, इन लोगों ने इन्हें इसी पॉइंट से क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया कि आपने प्रेस फ्रीडम को एक तरीके से बंद कर दिया है, प्रेस को अपनी फ्रीडम नहीं मिल रही है। उन पे सेंसरशिप के लॉ इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं, जिससे किताबें, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, जो कुछ भी चीज़ें लोगों तक पहुंच रही है तो ये अंडर द सेंसरशिप जा रही है। ये भी चीज़ें वहाँ पर हो रही थी। दूसरी है दोस्तों रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी। अब ये जो साल था 1815 का, यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो लिबरल नेशनलिस्ट ये लोग अंडरग्राउंड चले गए थे। बिकॉज दोस्तों जो रिजीम बना था ये अपने अगेंस्ट किसी भी तरीके की आवाज़ नहीं चाहता था, क्वेश्चन नहीं चाहता था, डिसेंट नहीं चाहता था, राइट। तो ये लोग अंडरग्राउंड चले गए, सीक्रेट सोसाइटीज़ बनी, ये सोसाइटीज़ ऑल ओवर द यूरोप फैलने लगी। रिवॉल्यूशन का जो आइडिया होता है ये एक जगह से दूसरी जगह ये लोग लेके जा रहे थे, लोगों को अवेयर करने का काम कर रहे थे। तो दोस्तों देखा जाए तो अलग अलग तरह से ये लोग अपने प्रयासों में लगे हुए थे। और वेना कांग्रेस में जो डिसीजंस लिए गए थे, वेना कांग्रेस होने के बाद जो नए रेजिम्स बने थे, जो नए स्टेट्स बने थे, इन्हें फिर से किस तरह, इनसे कैसे फाइट की जाए और कैसे दोस्तों लिबर्टी और फ्रीडम फिर से हासिल किया जाए यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए, इसके लिए रिवॉल्यूशनरीज कोशिश कर रहे थे। ज़्यादातर इनमें जो रिवॉल्यूशनरी थे दोस्तों, ये क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट जैसे इस चीज़ों में बिलीव रखा करते थे और फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करने के लिए ये लोग तैयार थे। एक व्यक्ति का यहाँ पर नाम दिया गया है जो कि एक इंडिविजुअल है, जो कि इटालियन रिवॉल्यूशन से जुड़े हुए थे। इनका नाम है मैजिग्नी, गेसिएप मैजिग्नी। जिनका जन्म जिनेवा जिनोवा 1807 में हुआ था। ये एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बने थे, कार्बोनरी जिसका नाम था। दोस्तों एट द यंग एज, जब ये 24 साल के थे तभी इन्हें एग्जाइल में भेज दिया गया और 1831 में ये, एक तरह से देखा जाए तो इन्हें एग्जाइल में भेजा गया था। क्यों? बिकॉज इन्होंने लिंगेरिया में रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश की थी, अटेम्प्ट किया था। इस व्यक्ति के द्वारा दोस्तों दो सोसाइटीज़ भी बनाई गई थी। पहली सोसाइटी का नाम था यंग इटली इन मार्शल आइस, और दूसरी सोसाइटी का नाम था दोस्तों यंग यूरोप, राइट। तो ये सोसाइटी बनाने का काम भी इन्होंने किया था। और इनके जो मेंबर थे, हुज मेंबर वेयर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट्स। तो इनके जो मेंबर्स थे दोस्तों इन सोसाइटीज़ में, ये यंग थे, ये पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट से बिलोंग करने वाले थे। मैजिग्नी का क्या विश्वास था? मैजिग्नी का ये विश्वास है दोस्तों कि जो गॉड है, जो प्रभु है, इनका जो इंटेंशन है, गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी अ नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। तो भाई नेशन गॉड ने इसलिए बनाया है कि एक नेचुरल यूनिट है मैनकाइंड का। अब इनका जो मॉडल था, इनका मॉडल काफ़ी दूसरी सीक्रेट सोसाइटीज को भी इंस्पायर करता रहा और दूसरी सीक्रेट सोसाइटीज़ भी इस्टेब्लिश की गई। ये जर्मनी, फ्रांस में, स्विट्ज़रलैंड में, पोलैंड में बनी। मेजिग्नी relentlessly opposed to monarchy and his vision of democratic republic फाइट इन द कंजर्वेटिव्स। तो मोनार्की को अपोज कर रहे थे मिस्टर मैजिग्नी, और इनका जो विजन था दोस्तों, एक तरीके से इन्हें भी लिबरलिज्म, मतलब लिबर्टी ही तो चाहिए थी। एग्जिस्टिंग 1815 के बाद जो रूल बना था इससे, तो इसके लिए देखिए ये लड़ रहे थे एक तरह से देखा जाए तो
तो यहाँ पर मैटरनिच ने इन्हें डिस्क्राइब करते हुए कहा था कि द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, जो सोशल ऑर्डर बन रही थी फिर से 1815 के बाद, इस सोशल ऑर्डर का सबसे डेंजरस एनिमी थे दिस मैजिग्नी, राइट। ऐसा कहा था दोस्तों मैटरनिच ने। मैटरनिच ने एक और बात भी कही थी कि अगर फ्रांस को अगर छींक आती है, राइट, स्नीच अगर फ्रांस करता है, छींक ही कहते हैं उसे, तो दोस्तों जुकाम यूरोप को हो जाता है। मैटरनिच ने ये बात भी कही थी। अब हम बात करते हैं द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 एंड 1848। अब 1815 में वेना कांग्रेस ने, क्या वेना के ट्रीटी ने जो बदलाव लाए थे, तो फिर से दोस्तों स्थितियाँ जैसी कि वैसी हो गई थी, बट लोगों का माइंडसेट काफ़ी चेंज हो चुका था। अब लोग पहले जैसा नहीं रहना चाहते थे, बिकॉज उन्होंने देखा था दोस्तों कि वह कैसा रह सकते हैं, कैसा सिस्टम हो सकता है। नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी इन लोगों ने देखे थे। ओके, तो इसी से चलकर आगे रिवॉल्यूशन होता है, और ये रिवॉल्यूशन होता है, ये रिवॉल्यूशन का जो कालावधि चलता है ना, ये 30 से लेकर 48 तक चलते रहता है, राइट। तो शुरू करते हैं इसे। देखिए, कंजर्वेटिव रेजिम अब अपने आप को कॉन्सोलिडेट करने का, अपनी पावर को कॉन्सोलिडेट करने का काम कर रहा था। लिबरलिज्म और नेशनलिज्म से जो लोग एसोसिएटेड थे, जो लोग जुड़े हुए थे, जो यूरोप में अलग अलग जगह पर रह रहे थे, अलग अलग स्टेट्स में रह रहे थे, राइट, ये कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलते थे उस समय। देखिए, इटालियन, जर्मन, उसके अलावा ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड, ये वो रीजन था दोस्तों जहाँ पर लोगों की जो नेशनलिज्म और लिबरलिज्म जैसी चीज़ है, इसके प्रति आकर्षण बढ़ रहा था। दिस रिवॉल्यूशन वेयर लीड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट, और ये जो रिवॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है 1848 में, इस रिवॉल्यूशन के लीडर्स कौन थे, कौन इसे लीड कर रहा था, तो इसे दोस्तों लिबरल नेशनलिस्ट लीड कर रहे थे। इसमें ये एजुकेटेड मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले एलाइट लोग थे। इसमें प्रोफेसर्स थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स थे, राइट। और मिडिल क्लास के जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, इससे जुड़े मिडिल क्लास के लोग भी थे। फ्रांस में क्या होता है, जुलाई 1830 में बोरबॉन किंग को एक बार फिर से, जिसे रिस्टोर कर दिया गया था 1815 में दोस्तों, इसे हटा दिया जाता है, ओवरथ्रोन कर दिया जाता है लिबरल रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा, और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्थापित कर दी जाती है, और लुइस फिलिप को यहाँ का हेड बना दिया जाता है। तो मैटरनिक ने दोस्तों ये बात कही थी कि, क्या कहा था इन्होंने, व्हेन फ्रांस द रेस्ट द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। ये जुलाई रिवॉल्यूशन हो चुका था फ्रांस में दोस्तों। इसी से आगे ब्रुसेल्स और बेल्जियम में भी चीज़ें बदलनी शुरुआत हो गई, मतलब इसका परिणाम वहाँ पर भी हमें देखने को मिला। देखिए, ज़्यादातर इसमें असर, शुरुआत तो इससे हुई, जुलाई रिवॉल्यूशन से हुई, बट देखा जाए तो इसमें एक बड़ा रोल प्ले किया दोस्तों जो इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीक था, इसने भी। एन इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग, इस इवेंट ने नेशनलिस्ट फीलिंग को मोबिलाइज करने का काम किया। ये इवेंट था जो वॉर हुई, या जो लड़ाई लड़ी जा रही थी ग्रीक्स के इंडिपेंडेंस के लिए, और स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक बिगन इन 1821। इसकी शुरुआत होती है दोस्तों 1821 में, और फाइनली जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपाल होती है 1832 में, इस ट्रीटी के हिसाब से, इस ट्रीटी में रिकॉग्नाइज किया जाता है फ्रांस को एज अ इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में। एक बार फिर से देखते हैं स्लाइड पर हमने क्या देखा। इस स्लाइड पर दोस्तों हम अब अगला पॉइंट देख रहे हैं हमारा, जो कि एज ऑफ रिवॉल्यूशन है, राइट, जो कि है एज ऑफ रिवॉल्यूशन। और 1830 से लेकर 1848 तक किस तरीके से रिवॉल्यूशन होता है यूरोप में, ये चीज़ें इससे आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने देखा कि अब एक तरह से जो लोग कंजर्वेटिव्स थे, जो लोग मोनार्क थे, इनके हाथों में फिर से सत्ता आती है, ये अपनी पावर को कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हैं। बट जो लोग लिबरलिज्म और नेशनलिज्म में यकीन रखा करते थे, यूरोप के डिफरेंट डिफरेंट हिस्से से बिलोंग करते थे, ये लोग दोस्तों अब ऐसा नहीं चाहते थे। तो एक मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट होता है, जिसे लीड करते हैं नेशनलिस्ट लोग, जो कि लिबरल नेशनलिस्ट थे, जो मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले लोग थे, जिसमें अलग अलग लोग यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर हम मिडिल क्लास की ही बात करते हैं तो प्रोफेसर्स थे, टीचर्स थे, क्लर्क्स थे, कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व लोग थे। और दोस्तों इसका पहला असर हमें देखने को मिला 1830 में, जुलाई महीना था, जहाँ पर 1815 की ट्रीटी के हिसाब से बर्बोन डायनेस्टी को फिर से रिस्टोर करने का काम किया गया था। मोनार्की को फिर से लेकर ये लोग आए थे, इसे फिर से ओवरथ्रोन कर दिया गया, और लुइस फिलिप्स को हेड बना दिया गया, राइट, फ्रांस का हेड फिर से इन्हें नियुक्त किया गया। और मैटरनिक नाम के एक व्यक्ति ने उस समय एक बात कही थी, राइट,
कि अगर फ्रांस दोस्तों फ्रांस को स्नीज भी आती है ना, तो पूरा जो बाकी का जो यूरोप है इसे जुकाम हो जाता है, इसे कोल्ड हो जाता है, राइट। तो इन सब चीज़ों का असर दूसरे इलाकों पर यूरोप के देखने को मिला, जैसे कि ब्राज़ील, बेल्जियम, बेल्जियम का पार्ट है, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड। और एक दूसरी घटना थी जिस घटना ने भी नेशनलिस्ट फीलिंग को मोबिलाइज करने का काम किया। ये घटना कौन सी थी? ये घटना थी दोस्तों ग्रीस का इंडिपेंडेंट, राइट। अब ये इंडिपेंडेंट वॉर जो हो रही थी, इसकी शुरुआत 21 में होती है, 1821 में, और 1832 में दोस्तों ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के जब होती है तब ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में रिकग्नाइजेशन मिल जाता है। तो दोस्तों ये वो घटनाएं थी जो लोगों को फिर से मोटिवेट एस्पायर करने का काम कर रही थी। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना, देखिए फीलिंग्स, नेशनलिज्म की फीलिंग्स, अगर आप कोई कविता पढ़ते हो जो कि एक तरह से हमें फील कराती है, नेशनलिज्म को फील कराती है, हमारा राष्ट्रगान हो गया, या वो चीज़ें जो हमें एक तरह से सोचने के लिए हमारा पूरा का पूरा फोकस नेशनलिज्म पर लेकर आती है दोस्तों। तो ये नेशनल फीलिंग कैसे आती है? तो उस समय में भी लोगों में नेशनल फीलिंग आती होंगी ना। तो देखिए उस समय की जो कल्चरल एक्टिविटीज़ थी यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया करती थी, जैसे कि पोइट्री हो गया, स्टोरीज हो गई, म्यूजिक हो गया, राइट। इसके ज़रिए लोग अपने नेशनलिस्ट फीलिंग व्यक्त कर रहे थे, राइट। इसके अलावा दोस्तों भाषा भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। और भाषा का एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि जब रशिया को कुछ एरिया दे दिया गया था पोलैंड का, वहाँ पर रशिया ट्राई कर रहा था कि ये लोग रशियन ही बोले, पर ये लोग अपनी जो लोकल लैंग्वेज है या जो इनके ट्रेडिशनल लैंग्वेज है इसे असर्ट कर रहे थे, यही बोलना चाहते थे। और दोस्तों इसी के सहारे, इसी सिंबल पे इन्होंने स्ट्रगल किया रशिया के डोमिनेंस के अगेंस्ट, राइट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। देखिए दोस्तों हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, राइट। सो 1830 में क्या होता है, जो इकोनॉमिक, एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी इकोनॉमिक हार्डशिप, आर्थिक कठिनाइयों से यूरोप गुजर रहा है। क्यों गुजर रहा है? ऑल ओवर द यूरोप इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। अब लोग सड़कों पे सड़कों पे दिख रहे थे कि जिन्हें जॉब चाहिए था, जॉब तलाशते हुए दिखाई दे रहे थे। भाई गाँवों से लोग शहरों की ओर माइग्रेट कर रहे थे, राइट। बिकॉज और शहरों की ओर माइग्रेट कर रहे थे तो इन्हें कहाँ बेहतर जगह रहने को मिलने वाली थी, स्लम्स में रहा करते थे, ओवर क्राउडेड इलाके जो हुआ करते थे, राइट। जो छोटे छोटे व्यापारी थे, छोटे छोटे आर्टिसंस थे, इन्हें दोस्तों मशीन से बनाई हुई जो चीज़ें इंग्लैंड में बन रही थी, बिकॉज हमने देखा ना कि 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में इंग्लैंड में क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत होती है। तो वहाँ से कम समय में गुड्स, वस्तुएं बनकर आ रही थी जो दूसरे इलाकों में बिक रही थी, और यहाँ के जो लोग स्मॉल प्रोड्यूसर हुआ करते थे जो कि हाथों से इन इस वस्तुओं को बनाते थे, ये पीछे भी रह जाते थे, और प्राइस भी दोस्तों इनकी उनसे ज़्यादा हुआ करती थी। तो एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी कंपटीशन ये लोग फेस कर रहे थे मशीन मेड्स गुड के साथ। ज़्यादातर देखा जाए दोस्तों तो कौन सा एरिया था गुड्स की, अगर हम गुड्स प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, या ये कपड़ों का एरिया था, टेक्सटाइल का सेक्टर था, जहाँ पर आपको पता है कि ब्रिटेन इंग्लैंड में किस तरीके से भारत से कच्चा माल जाता था, वहाँ पर प्रोसेस होता था, फिर डबल आके भारत में पहले वो लोग खुद यूज़ करते थे, फिर उनका इतना प्रोडक्शन बढ़ गया मास स्केल में कि भाई अब उनके लिए एक नया मार्केट चाहिए था। तो फिर वो बाहर भी जाने लगे यूरोप के, बट उन्होंने दोस्तों यूरोप में भी इसे बेचा होगा, राइट। In those regions of Europe where aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of the feudal dues and obligations। भैया वो इलाके जहाँ पर अब एरिस्टोक्रेसी फिर से पावर एंजॉय कर रही थी, किसानों को जो पहले से निर्धारित चीज़ें कर वगैरह देना होते थे फिर से देना पड़ रहे थे, फिर उनकी स्थितियाँ कैसी भी हो उन्हें जो देना है वो देना है। ऐसे में क्या होता है, देखिए फूड प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं, या बैड हार्वेस्ट होता है, फसल अच्छी नहीं हो पाती है ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़ या कोई और कारण की वजह से, तो और स्थितियाँ ख़राब हो जाती है। 1848 का ये जो साल था दोस्तों, इस साल में ऐसी चीज़ें देखने को मिली जब फूड शॉर्टेज देखने को मिला, एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती गई, राइट। तो पेरिस की सड़कों पर लोग जॉब तलाशते हुए दिखाई देने लगे। तो जो लुइस फिलिप्स को एक तरह से इंट्रोड्यूस किया गया था, इनके लिए मुश्किलें बढ़ गई। तो नेशनल असेंबली ने दोस्तों अब क्या किया, किसी को हेड नहीं रखा, और यहाँ पर देखा जाए तो सभी को, जो कि जिनकी एज 21 ईयर्स है, फिर ऑल अडल्ट मेल, 21 ईयर मेल है यहाँ पर, हाँ इस बात को ध्यान रखिए, नॉट फीमेल, ओनली फॉर मेल्स। वो सभी मेल्स जिनकी एज अबाउट 21 ईयर है, इन्हें राइट टू वर्क जैसी चीज़ें
गारंटीड कर दी गई। नेशनल वर्कशॉप खुलने लगे दोस्तों, जहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाने लगी, राइट। एम्प्लॉयमेंट देने के लिए नेशनल वर्कशॉप खुलने लगे। 1845 में जो सिलेसिया के वीवर्स थे, इन लोगों ने एक तरह से अपने जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जो इन्हें रॉ मटेरियल सप्लाई किया करते थे दोस्तों, इनसे इनका विद्रोह हो गया। ये विद्रोह हुआ था बिकॉज जो प्राइस इन्हें मिल रही थी, ये इसके पीछे रीजंस था, पेमेंट पैसे का इसमें इशू था, ये सब चीज़ें हो रही थी। अब हम बात करते हैं 1848 की। एक तरह से उदारवादी क्रांति होती है। गरीब, अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाए, स्टार्विंग पेजेंट्स, ये जो स्थितियाँ थी यूरोप में 1848 में दोस्तों, इस वजह से फिर से रिवॉल्यूशन देखने को मिला। कैसे देखने को मिला? जो एजुकेटेड लोग थे, जो मिडिल क्लास से आते थे, इन लोगों ने इस जर्नी को जो रिवॉल्यूशन की ओर लेकर जा रही थी, इसे लीड किया, राइट। महिलाएं, पुरुष जो कि लिबरल मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे दोस्तों, इन लोगों की अब कंबाइंड डिमांड थी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को लेकर आया जाना चाहिए और नेशनल यूनिफिकेशन किया जाना चाहिए, राइट। अंडर द कॉमन आइडेंटिटी अब लोग रहेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही उन पर रूल किया जाएगा। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जर्मन नेशन के लिए, जिसे जिसे हेड कर रहे थे एक तरीके से मोनार्क, राइट। और ये मोनार्क का पार्लियामेंट को सब्जेक्ट होने वाले थे, बिकॉज ये मतलब पहले जैसा भी नहीं कर सकते थे ना, एब्सोल्यूट मोनार्की तो नहीं रहने वाली थी। ये जवाबदेह थे पार्लियामेंट के प्रति। कौन? मोनार्क। दोस्तों जो पर्शिया के किंग थे, विलियम फोर, किंग ऑफ पर्शिया, ये क्या करते हैं, ये रिजेक्ट कर देते हैं लोगों की डिमांड को, राइट। और अपोज करते हैं इलेक्टेड असेंबली को, और एरिस्टोक्रेसी का जो खेमा था वहाँ चले जाते हैं। और एक तरह से देखा जाए दोस्तों, तो इन्हें ऐसा विश्वास था कि ये जो आवाज़ें उठ रही थी, इसे ये लोग दबा देंगे, राइट। बट ऐसा नहीं हुआ। ये इशू और एक्सटेंड होता गया। महिलाओं के जो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, इसकी भी बात चलने लगी। लिबरल मूवमेंट्स होने लगी दोस्तों। महिलाएं भी अब बाहर आ गई, मतलब महिलाएं भी अब एक तरह से देखा जाए तो अपने लिए संघर्ष कर रही थी। और देखा जाए तो काफ़ी वो भी अपनी एसोसिएशंस बना रही थी, न्यूज़पेपर में लिख रही थी, पॉलिटिकल मीटिंग्स हो रही थी, डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से विरोध कर रही थी। वुमेन्स वेयर एडमिटेड वुमेन्स वेयर एडमिटेड ओनली एज अ ऑब्जर्वर टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी। देखिए, जब एक बार यहाँ पर क्या हुआ, जब ये सब चीज़ें सही होने लगी ना, तो महिलाओं को पहले सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर के रूप में रखा जाता था कि आप आइए और देखिए कि क्या हो रहा है। मोनार्क वेयर बिगिनिंग monarchs were beginning to realize that the cycles if revolution and repression could be ended by granting concession to the liberal nationalist revolutionary। अब मोनार्क को एक बात तो समझ में आ गई कि इतना जो विरोध इनके प्रति हो रहा था, इसे रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? कि भाई ये जो लिबरल नेशनलिस्ट लोग हैं, इन्हें कुछ कंसेशंस दे दिए जाए, इन्हें कुछ कंसेशंस ग्रांट कर दिए जाए। ऐसा अगर किया जाए तो इन्हें सेटिस्फाई किया जा सकता है और इनका विरोध थम सकता है, रुक सकता है। फिर ऐसा ही किया गया दोस्तों, राइट। अब हम बात करते हैं द मेकिंग ऑफ